हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 11th ऑफ जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न भी था एंड कंसर्न के साथ वो सही बात भी थी उनकी कि जो एनालिसिस आता है वो थोड़ा डिले हो जाता है, आफ्टर 12 आता है। बट फ्रॉम टुडे जो एनालिसिस है आपको 11 बजे के पहले पहले ही मिल जाएगा या 11 बजे ही मिलेगा, प्रीमियर होगा वो ऑन यूट्यूब। सो बिफोर 11 आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम टुडे ओनली। ओके, so let's continue with the analysis of today's newspaper. So here are the first news. So what happened? गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली है कि जब हम बात करें इंडिया में कोविड 19 सिचुएशन की, इन द प्रेजेंट सिचुएशन, इन द प्रेजेंट डे, तो कोविड 19 के जो केसेस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, वो 5 to 10% है। मतलब अगर देयर आर केसेस ऑफ 100 कोविड 19, देर आर टोटल केसेस ऑफ 100 कोविड 19, सो 100 में से 5 से 10% के जो लोग हैं ना, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद बताया है, दिल्ली में अराउंड 50% जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन बेड्स की, वो ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी है। ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी है। मतलब अगर दिल्ली में 100 ऑक्सीजन बेड्स है तो 50 ऑलरेडी फिल अप हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द कोविड 19, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द केसेस ऑफ कोविड 19। ओके, और जो हेल्थ सेक्रेटरी है, हेल्थ मिनिस्ट्री के, उनका यही कहना है कि अभी जो इंडिया में सिचुएशन है वो कोविड 19 को लेकर इवॉल्व हो रही है। कोविड 19 सिचुएशन डायनेमिक है एंड हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो रैपिड तरीके से चेंज हो, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाए। मतलब अभी जैसे अभी लोगों को लग रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है, ओमिक्रॉन जो है बहुत माइल्ड वेरिएंट है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो रैपिड तरीके से चेंज होने लगे। अब ये क्यों हो रहा है, केसेस क्यों निकल रहे हैं? तो उसके दो रीजन है। पहला, ओमिक्रॉन वेरिएंट का इंक्रीज होना। दूसरा, ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट जो है कंट्री में प्रेजेंट है अभी भी। ओके, और एक चीज और रिपोर्ट निकल के आई कि आज से, मतलब ऑन कल से हम बात करें, फ्रॉम दी 10th ऑफ जनवरी, आपको बूस्टर डोज मिलना स्टार्ट हो गया था फॉर दी फ्रंटलाइन वर्कर्स, फॉर दी हेल्थ वर्कर्स एंड फॉर दी पर्सन ऑफ द एज ऑफ 60 years। तो ऑन द फर्स्ट डे अराउंड 9 लाख डोजेस एडमिनिस्टर किए गए, 9 लाख लोगों को डोजेस दिए गए। Moving further towards the next news, so it's about Supreme Court. So what happened? uh, मोदी जी जो है ऑन 5th of January को पंजाब गए थे, पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जाने वाले थे फॉर द कैंपेनिंग, लेकिन उनकी हाईवे पर ही उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। और बिकॉज फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर, और फार्मर्स प्रोटेस्ट कर नहीं रहे थे, मतलब फार्मर प्रोटेस्ट बिल्कुल आ गए, वो पता नहीं था कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस वो आ गए और उन्होंने सिक्योरिटी को होल्ड कर दिया, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कमेटी बैठाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही सिक्योरिटी ब्रीच हुई, होम मिनिस्ट्री ने सबसे पहले डायरेक्शन यही दिया कि आप हमें रीजन दो कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई कैसे प्राइम मिनिस्टर की। फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने ही बोल दिया कि हम लोग भी कमेटी बैठाएंगे और ये एग्जामिन करेंगे कि भाई मोदी जी की सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई। लेकिन अब ये जो केस है, ये जो मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की जो ब्रीच है उसके लिए हम पैनल को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो पैनल प्रोब करेगा, मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो वो कैसे हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं टू दी स्टेट गवर्नमेंट मतलब टू दी पंजाब एंड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया आपने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी को अभी आप बंद करो। वो कमेटी काम नहीं करेगी, हमारी कमेटी रिपोर्ट देगी। अगर उस कमेटी की रिपोर्ट से आप खुश नहीं है तो फिर आप अपनी कमेटी बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग फर्दर, सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। सो व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस, फर्स्ट वन इज एएस बोपन्ना एंड सेकंड वन इज डीवाई चंद्रचूड़, दोनों जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है फ्रॉम दी कृष्णा वाटर केस से। तो सबसे पहले अपन कृष्णा वाटर केस समझ लेते हैं कि कृष्णा वाटर केस है क्या। देखो, अगर हम इंडिया के सदर्न स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, आपका कर्नाटका के बाद आपका महाराष्ट्र भी आता है, देन आपका अभी तेलंगाना 2014 में बना, देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये कृष्णा वाटर जो है, ये बात करें, कृष्णा रिवर इज अ सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन दी
सदर्न पार्ट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी। गोदावरी सदर्न पार्ट में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, देन उसके बाद गोदावरी के बाद आती है कृष्णा। कृष्णा फ्लो होती है फ्रॉम दी महाराष्ट्र से, देन टू दी कर्नाटका, देन टू दी तेलंगाना एंड देन टू दी आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इंडिया में जब भी रिवर डिस्प्यूट्स होते हैं तो रिवर डिस्प्यूट्स को लेकर एक्ट बना हुआ है, एंड दैट इज इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट, सॉरी, just wait for a minute, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, ठीक है। और ये जो है ये एक्ट रेगुलेट करता है अगर कोई रिवर दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट्स में फ्लो होती है और उस रिवर वाटर पर कोई डिस्प्यूट है तो, ठीक है। तो दैट्स इंटरस्टेट है ना, इंटरस्टेट मतलब बिटवीन दी स्टेट्स। इसी एक्ट के अंडर ट्राइब्यूनल बना था, एंड द नेम ऑफ द ट्राइब्यूनल कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये बना कौन सी ईयर में? 1969 में। और 1969 में इस ट्राइब्यूनल ने बता दिया कि भैया कि महाराष्ट्र को कितना वाटर मिलने वाला है, आपका कर्नाटका को कितना वाटर मिलने वाला है, आपको आंध्र प्रदेश, क्योंकि 1969 में तो एक ही था, आंध्र प्रदेश को कितना वाटर मिलेगा, ठीक है। सो हुआ क्या, जब वाटर 1969 में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया तो बहुत सारे स्टेट्स खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कृष्णा वाटर में और भी एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर को आप कैसे डिवाइड करोगे? तो एक सेकंड ट्राइब्यूनल बना, ये तो फर्स्ट ट्राइब्यूनल था, सेकंड ट्राइब्यूनल बना 2010 में, नाम वही था कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल पार्ट 2। और उसने बोला, उसने फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का उसको रिवाइज किया और एक्सेस वाटर को भी डिवाइड कर दिया अमंग दी 3 स्टेट्स। लेकिन इशू यहां अराइज हो गया जब 2014 में आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आया, जिसमें आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ इनटू 2 स्टेट्स, एक बना तेलंगाना और एक बना आंध्र प्रदेश। तब आंध्र प्रदेश ने इशू अराइज किया टू दी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर कि अब 4 पार्टीज हैं, और पहले कितनी हुआ करती थी? 3 पार्टीज। बट आफ्टर बिकमिंग द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना अब 4 पार्टीज हो गई हैं। तो अब हुआ क्या, आंध्र प्रदेश को जितना वाटर मिलता था ना, अब उसका आधा डिवाइड हो गया। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश पर डिस्प्यूट राइज हो गया कि आप कितना रखोगे, हम कितना रखेंगे। आंध्र प्रदेश एलिगेशन लगा रहा है तेलंगाना के ऊपर कि भाई तेलंगाना जो है वाटर रोक के रख रहा है, और इसी के चलते जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, दैट इज कृष्णा वाटर केस, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तीनों 4 स्टेट्स को डील करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों जजेस ने अपने आप को रिक्यूज क्यों कर लिया? क्योंकि एएस बोपन्ना की बात करें तो एएस बोपन्ना इट्स बेसिकली आपके जो है इट्स फ्रॉम दी तेलंगाना, है ना, तेलंगाना से आते हैं। एंड डीवाई चंद्रचूड की हम बात करें तो डीवाई चंद्रचूड, सॉरी, कर्नाटका से आते हैं, नॉट तेलंगाना, कर्नाटका से आते हैं एस बोपन्ना। एंड डीवाई चंद्रचूड की बात करें तो महाराष्ट्र से आते हैं। सो हो सकता है कि ये दो जजेस बेसिकली उनका एक तरीके से इंटरेस्ट है, क्योंकि वो स्टेट्स को एक स्टेट से आते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनके ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं कि भैया आपने अपने स्टेट को फेवर किया, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट है। अब वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्यूजल ऑफ जजेस, या हम बोल सकते हैं जजेस डिस्क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं, लेकिन जज डिस्क्वालिफिकेशन इज अ नेगेटिव टर्म। अब जज डिस्क्वालिफिकेशन मतलब जज डिस्क्वालिफाई कर दिया हमने, तो एक डिस्क्वालीफाई करना और एक अपने आप रिक्यूज करना, लेकिन टर्म एक ही यूज किया जाता है, एक ही मीनिंग होता है इनका, जस्ट डिस्क्वालिफिकेशन एंड द रिक्यूजल ऑफ जजेस। देखो इंडिया में रिक्यूजल ऑफ जजेस को लेकर कोई भी लॉ नहीं है, देयर इज नो लॉ एंड देयर इज नो रूल, कोई रूल नहीं है, ना ही कोई लॉ है जिस बेसिस पर आप जजेस को डिस्क्वालीफाई करो या जजेस अपने आप खुद से रिक्यूज कर लें, है ना, कोई लॉ, कोई रूल नहीं है। लेकिन हाँ, देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स जो कि नेचुरल प्रिंसिपल जस्टिस पे बने हुए हैं, जैसे कि अगर जजेस बायस्ड हो, ठीक है, अगर बायस्ड हो तो बेसिकली हो सकता है, फर्स्ट विल रब दिस, जजेस बायस्ड हो तब ये सारी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि भैया जजेस बायस था, इसी के चलते जजेस को डिस्क्वालीफाई किया गया, जजेस ने रिक्यूज कर लिया अपने आप को, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है कि भाई कि जजेस का इंटरेस्ट हो मैटर के अंदर, जो भी डिस्प्यूटेड है, जो भी डिस्प्यूट मैटर है उसके अंदर जज का इंटरेस्ट हो। देखो अब रिक्यूजल ऑफ जजेस में ये वाला ग्राउंड लगेगा, दोनों जजेस ये वाला बता सकते हैं कि भाई हमारा इंटरेस्ट था। तीसरा था कि भाई जजेस का जो प्रायर वर्क है, उनका जो बैकग्राउंड है, उन्होंने ऑलरेडी उस केस को डेल्ट किया हुआ है, इस बेस पर एक्यूज कर सकते हैं। फोर्थ हो सकता है कि भाई
जजेस को पर्सनल नॉलेज है पार्टीज के बारे में। हो सकता अब जैसे कि दो पार्टीज के बीच में केस है, अब एक पार्टी दीपक चंद्रचूड़ का अगर फैमिली मेंबर निकला तो ऑब्वियसली बात है दीपक चंद्रचूड़ इंक्लाइंड होंगे, या इंक्लाइंड नहीं भी होंगे तो इंक्लाइंड नहीं भी होंगे ना तो भी लोगों के माइंड में एक डाउट होगा कि इंक्लाइंड हुए। ठीक है, इसलिए एंड द फिफ्थ ग्राउंड कि अगर कोई जज कम्युनिकेट करता है किसी एक पार्टी से इन द एब्सेंस ऑफ अनदर पार्टी या उसके लॉयर से, तब हो सकता है जज डिस्क्वालिफिकेशन या रिक्यूजल ऑफ जजेस। कोई लॉ तो नहीं है, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट ने दो केसेस डील किए हैं इससे रिलेटेड। तो पहला था रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि हुआ था 1987 में। एंड रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में सिंपल सी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि जो लाइक्लीहुड का टेस्ट है, इट्स अबाउट दी, बताता है कि आप कितने बायस्ड हो, और बायसनेस का टेस्ट है या रीजनेबलनेस, कि आप जजमेंट को लेकर कितने रीजनेबल हो। ठीक है, अगर लाइक्लीहुड का टेस्ट पास हो गया, लाइक्लीहुड द टेस्ट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ बायस पास हो गया, तो उसका ये प्रूव होता है कि जज बायस था उस केस में। मतलब वो रीजनेबल से पता लगेगा कि आपने जो जजमेंट दिया है वो कितना रीजनेबल है। ठीक है, वो खुद आपको पता लगाना पड़ेगा। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट केस जो आया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत लोग याद रखने की जरूरत भी है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2015 में हुआ था, और इस केस में यही बताया था कि अगर जज का कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट है किसी मैटर में, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि जज का उसमें इंटरेस्ट था या नहीं था, या जज बायस था कि नहीं था। वो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, या ऑटोमेटिकली हम लोग कंक्लूड कर लेंगे कि जज उसमें उस केस में बायस था, इवन दो वो बायस ना रहा हो। अगर जजेस का उसमें पिक्यूनरी इंटरेस्ट है उस केस में, तो और जजेस ने खुद हियर किया उस केस को, तो हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। On the face of it, we'll conclude that judge is biased in this case. Yeah, in that case, sorry. Moving further, so लेबर मिनिस्ट्री जो है, यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, वो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिलीज करती है। ठीक है, और इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में 9 सेक्टर्स हैं, जिसमें 85% ऑफ दी 85% ऑफ दी टोटल एम्प्लॉयमेंट है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करता है। मतलब इंडिया में अगर 100 लोग इंप्लॉई हैं, तो उसमें से 85 इंप्लॉइज इन 9 सेक्टर से बिलोंग करते होंगे। तो मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी का 85% ऑफ द इंप्लॉयमेंट, टोटल इंप्लॉयमेंट जो है 9 सेक्टर से आता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, बीपीओ, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, होटल, रेस्टोरेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यही बताया गया कि अब ये क्वार्टरली रिपोर्ट निकल के, क्वार्टरली सर्वे निकल के आया। अब इन द क्वार्टर ऑफ जुलाई टू सितंबर 2021 अराउंड 2 लाख लोग और ऐड किए गए। अगर हम कंपेयर करें टू द लास्ट क्वार्टर, मतलब अप्रैल टू जून 2021, 2 लाख लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट जो जुलाई टू सितंबर 2021 के क्वार्टर में मिला है, दैट इज समथिंग अबाउट 3.10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अप्रोक्सीमेटली। सो इट्स अ 2 लाख हायर देन दी आपका एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ क्वार्टर में आया था, अप्रैल टू जून में। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि हमारा लेबर मिनिस्टर कौन है, दैट इज भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव ऑलरेडी एक और मिनिस्टर है, कौन से, एनवायरमेंट, क्योंकि COP 26 में गए थे एनवायरमेंट मिनिस्टर। मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड, गुवाहाटी हाईकोर्ट में केस गया था। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो उस केस का था क्या। एक पर्सन जो कि जब वो 2 साल का था, तब वो ईस्ट पाकिस्तान, मतलब उस समय तो वो पाकिस्तान था, इंडियन 1964, वो अब बांग्लादेश बन गया वो, तब वो असम में आ गया था, है ना, असम में वो इलीगल तरीके से एंटर कर गया था। जब एनपीआर हुआ, एनआरसी हुआ, सॉरी नॉट एनपीआर, एनआरसी हुआ, तो एनआरसी में उस पर्सन जो कि 2 साल का था जब वो इंडिया में आया था, इंडिया 1964, उसको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया बाय दी फॉरेनर ट्राइब्यूनल, उसको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि एनआरसी में उसका नाम लिस्ट नहीं किया गया था, उसका एनआरसी में नाम लिस्ट नहीं किया गया था। अब उसने फिर अपील फाइल करी कहां पर, गुवाहाटी हाईकोर्ट में, और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सिंपल सी बात बोली कि इंडिया में
कोई स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है इस पर्सन को इंक्लूड करने के लिए, बट देयर इज सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसका सेक्शन जो है सेक्शन 6 कैपिटल ए क्लॉज 2, विच सेज दैट अगर कोई पर्सन इंडिया में एंटर करता है फ्रॉम दी आपका स्पेसिफाइड टेरिटरी विच मींस ईस्ट पाकिस्तान ऑन और बिफोर 1 जनवरी 1966, तो हम उसको इंडियन सिटीजन मान लेंगे अगर वो अपने आप को अथॉरिटीज को बता देता है तो, है ना। अगर वो अथॉरिटीज को बता देता है और 1966 के पहले या 1966 ऑन 1 जनवरी 1966 को वो ईस्ट पाकिस्तान से असम में रहने लगता है, तो हम उसको सिटीजन मानने लगते हैं। इवन दो असम अकॉर्ड भी बोलता है कि 1971 के पहले 1971 के पहले जो जो भी आया असम के अंदर उसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो जो फॉरेनर डिक्लेयर किया था बाय द फॉरेन ट्राइब्यूनल, वो ऑर्डर गलत है, आप उसको चेंज करो। और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को ओवररूल कर दिया और उस पर्सन को बोला है कि आप अथॉरिटीज के पास जाइए और अपने आप को लिस्ट डाउन कराइए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मूविंग फर्दर, सो एनसीएपी की रिपोर्ट निकल के आई। अब एनसीएपी है क्या? दैट इज नेशनल क्लीन एयर पोल्यूशन प्रोग्राम। और एनसीएपी की रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया में सबसे कोई पोल्यूटेड सिटी है, दैट इज गाजियाबाद। ठीक है, और देखा जाए तो एमपी 2.5 लेवल से कैलकुलेट किया जाता है कि भैया कौन सी सिटी सबसे ज्यादा आपका पोल्यूटेड है। तो देखा जाए तो पीएम जो होता है ना, इट्स बेसिकली अबाउट दी आपका उसका जो फुल फॉर्म है, इट्स आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द टर्म राइट नाउ, इट्स मैटर्स, प्रोपेलेंट मैटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स अगर ज्यादा है तो वो सिटी ज्यादा पोल्यूटेड होती है। ठीक है, or Delhi is on the second spot after Ghaziabad. Moving further, again on the state news. So what happened? Even though मणिपुर के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि आसफा को हटना चाहिए, आसफा को रिवोक होना चाहिए, लेकिन कल मणिपुर की गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया और बोल दिया कि भैया एंटायर स्टेट एक्सक्लूडिंग इम्फाल म्युनिसिपल एरिया, मतलब सिर्फ मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, उसका म्युनिसिपल एरिया को छोड़कर बाकी सारा मणिपुर का जो एरिया है, रिमेनिंग एरिया, वो डिस्टर्ब्ड एरियाज में आता है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और रेट्रोस्पेक्टिवली जारी किया, मतलब फ्रॉम दी 31 दिसंबर, जिससे ये प्रूव हो जाता है, जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इन द स्टेट ऑफ मणिपुर एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन एरियाज के ऊपर, डिस्टर्ब्ड एरियाज के ऊपर जो मणिपुर गवर्नमेंट ने बताया, आसफा लगेगा, आसफा इन्फोर्स होगा। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड? सो दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था कि हम डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे राशन की, है ना। तो उसको लेकर कोर्ट जो जो केस है वो आपका चैलेंज किया गया बिफोर दी दिल्ली हाई कोर्ट। एंड जो पिटिशनर्स हैं, पिटिशनर्स आर बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु बिलोंग टू दी राशन शॉप्स। उनका ये कहना है कि अगर हम ये स्कीम लेके आते हैं, अगर दिल्ली गवर्नमेंट अगर ये स्कीम लेके आती है तो ये लॉ के अगेंस्ट है, और लॉ के साथ साथ ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के भी अगेंस्ट है। क्यों है? उन्होंने बोला, पिटिशन से अपनी 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 फाइंडिंग सामने रखी। उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पहली बात तो कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी स्कीम को इन्फोर्स करा सके विदाउट दी कंकरेंस ऑफ एलजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आप एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से, उनके कंकरेंस मतलब उनकी सहमति से आप कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ही नहीं। ठीक है, और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी नोटिफिकेशन जो कि फूड सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड है, आप उसको मैंडेटरी, स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी पब्लिश करना पड़ता है फॉर द सिग्नेचर ऑफ द एलजी। तो विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, आप फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी लॉ लेकर नहीं आ सकते। तो भैया ये लॉ के अगेंस्ट में, ये तो बता दिया कि भैया कोई भी लॉ आप विदाउट द कंकरेंस ऑफ एलजी एंड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकते। और दूसरा उन्होंने सिंपल बोली फूड सिक्योरिटी एक्ट के अगेंस्ट इसी वजह से है क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अगर आप कोई भी लॉ बनाते हो तो आप एलजी के सिग्नेचर के बिना उसको पास नहीं कर सकते। मूविंग फर्दर,
टुवर्ड्स द एडिटोरियल न्यूज। सो आज की हम बात करें तो आज तीन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल एंड बहुत कम देखने को मिलता है एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द कोलैबोरेटिव्स। कि एनजीओ का कोलैबोरेटिव, मतलब एनजीओ से कोलैबोरेटिव विद फंडर्स एंड विद गवर्नमेंट कितना अच्छा इंपैक्ट डालते हैं, सोशल इंपैक्ट डालते हैं, कितना अच्छा डेवलपमेंट होता है, ये अपन पढ़ेंगे। द सेकंड वन, इट्स अबाउट द अमेंडमेंट दैट आर अननेसेसरीज। ये बेसिकली बता रहा है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है अमेंडमेंट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, उससे रिलेटेड है, इसको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन को यही जानने की जरूरत है अमेंडमेंट्स बोलते क्या है। अगर अपन को पता लगे अमेंडमेंट्स क्या है तो अपन फ्लॉज निकाल ले, फ्लॉज अपन को अपने आप ऑलरेडी पता लग जाएगा, प्रॉब्लम्स क्या है। एंड द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट वन आल्सो, दैट्स अबाउट द इंडिया की बाइलेटरल ट्रीटी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से रिलेटेड है, बीआईटी से रिलेटेड है। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस द राइज ऑफ कोलैबोरेटिव्स फॉर सोशल इंपैक्ट। ऑथर ने बोला, सबसे पहले ऑथर, दोनों ऑथर्स ने बताया कि ब्रिज स्पैन ग्रुप ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी इन दी 2020 और बताया था, और द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज अबाउट द फिलैंथ्रोपिक कोलैबोरेटिव्स इन इंडिया, द पावर ऑफ मैनी। तो अब पहली बात तो कोलैबोरेटिव्स का मतलब समझ लो। कोलैबोरेटिव्स का मतलब है कि फंडर्स, एनजीओस एंड गवर्नमेंट्स के बीच में अलायंस होना फॉर द सोशल डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है ना, फंडर्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस एंड गवर्नमेंट्स के बीच में आपका अलायंस होना जिससे सोशल डेवलपमेंट हो। अब कैसे होगा, देखो, अब फंडर्स के पास पैसा है, एनजीओस के पास डेटा है और गवर्नमेंट के पास एसेट्स हैं। तो अगर ये तीनों साथ में मिलकर अलायंस बना लें तो इजीली हम लोग जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सेट असाइड कर सकते हैं। तो कोलैबोरेटिव्स का उन्होंने बेनिफिट बताया। ठीक है, तो उन्होंने सिंपल सा बोली कोलैबोरेट, फिलैंथ्रोपिक कोलैबोरेट जो बनते हैं उनका एक ही विजन और एक ही स्ट्रेटजी होती है, एंड दैट फॉर द सोशल इंपैक्ट, कि हमें सोशल इंपैक्ट लेके आना है। ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ दी जो आपके कोलैबोरेटिव्स हम इंडिया में वो वर्क करते हैं किस पे, फोकस ऑन सोशल प्रोग्राम्स एंड मोबिलाइजिंग फंडिंग्स पर। और यही बताया गया। एक उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे कि स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य है क्या, एक स्वास्थ्य कोलैबोरेटिव बना जिसका काम यही है कि टेली मेडिसिन पोर्टल खोलना। टेली मेडिसिन पोर्टल का मतलब कि भैया अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इन दी रूरल एरिया, इन दी एरिया वहां पर जहां पर आप मेडिसिनल फैसिलिटीज नहीं जा सकती, तो उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करना। फिर एक और कोलैबोरेटिव खोला, एसीटी ग्रांट्स। और एसीटी ग्रांट्स का यही मतलब है कि कोविड 19 की सिचुएशन में अगर कोई इनोवेशन करता है तो उसको फाइनेंशियली रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो कोलैबोरेटिव्स होते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है आपका फंड्स को मोबिलाइज करने में, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो फिर ऑथर ने फिर आगे यही बताया, अच्छा यहाँ पर फंडिंग की बात कर दी कि भैया जो बहुत कोलैबोरेटिव्स होते हैं उनकी फंडिंग में इंक्रीज हो जाती है। मतलब कुछ तो ऐसे होने लगे जो 600 करोड़ का इनका बजट होने लगा, ऐसे कोलैबोरेटिव्स भी होने लगे। उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि इंडिया में बात करें तो एक बहुत बड़ा एम्फेसिस आ रहा है, एक ग्रोइंग एम्फेसिस आ रहा है कोलैबोरेटिव्स का ऑन द इंक्लूजन, इक्विटी एंड जस्टिस को लेकर। ठीक है, और उनका जो मेन फोकस होता है, उनका मेन फोकस बेसिकली उन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के ऊपर होता है। और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं तो रैग पिकर्स हो गए, मतलब वेस्ट पिक करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, उन पे फोकस रहता है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया सबसे पहले। ठीक है, उन्होंने बोला कि नोवेल कोरोना वायरस के आने से इंडिया में कोलैबोरेटिव्स की डिमांड और बढ़ने लगी, या इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, डिमांड नहीं बोल सकते लेकिन इंपॉर्टेंस बढ़ गई। उन्होंने एग्जाम्पल दिया माइग्रेंट रिसाइलेंस कोलैबोरेटिव्स का। कैसे, एक एनजीओ है जन साहस, और जन साहस की हम बात करें तो जन साहस का एक सर्वे आया था, और सर्वे में बताया गया कि इस लॉकडाउन के लगने से, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था जनवरी मार्च में जब मोदी जी ने लगाया था, मोदी जी ने जब मार्च में लॉकडाउन लगाया था तो उसमें हम लोगों ने सर्वे किया, सर्वे अराउंड 3200 माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर, और जिसमें से बताया गया, समय बताया गया कि 90% ऑफ दी माइग्रेंट वर्कर्स अपनी जॉब खो चुके हैं, मतलब उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो खो चुके हैं। एंड 62% ऑफ दी माइग्रेंट वर्कर्स, उनको पता ही नहीं है गवर्नमेंट क्या इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है। अब यही तो काम होता है कोलैबोरेटिव्स का, क्या कि भैया हमें सोशल प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना और मोबिलाइजिंग फंड को मोबिलाइज करना। तो यहां फंडिंग की प्रॉब्लम बता दी, यहां पर आपकी सोशल लूपहोल बता दिया कि भैया सोर्स ऑफ इनकम 90% की चलेगी और 60% लोग जो हैं उन लोगों को पता ही नहीं है गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम्स लेके आ रही है। ठीक है, फिर ऑथर ने आगे बताया, अब आसिफ शेख का हमेशा एक बहुत बार नाम आएगा, तो आसिफ शेख बेसिकली द फाउंडर ऑफ द जन साहस, जिन्होंने ये सर्वे किया था। उन्होंने बोला, आसिफ शेख ने कंक्लूड किया, जो कि ऑथर ने यहां पर अपने एडिटोरियल में लिखा है, कि अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर काम करते
एक सिंगल एनजीओ काम करता तो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। तो जन साहस ने क्या किया, कोलैबोरेट किया, किसके साथ, पार्टनरशिप करी, एडल के फाउंडेशन के साथ एंड ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उन्हें पार्टनरशिप के साथ एक कोलैबोरेटिव इंट्रोड्यूस किया एंड द नेम ऑफ द कोलैबोरेटिव इज माइग्रेंट रीसाइलेंस कोलैबोरेटिव। और माइग्रेंट रीसाइलेंट कोलैबोरेटिव जो है उसका अभी काम जो है वो 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स को इन अक्रॉस 13 स्टेट्स उनको रिलीफ प्रोवाइड कराना, ठीक है। और अराउंड 40 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड 25 कंपनीज जो है इसको लेकर काम कर रही हैं, और इवन 3 स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस कोलैबोरेटिव्स का पार्ट बन चुकी हैं। तो ये ऑथर ने बोला। फिर ऑथर ने बताया कि हाँ, कोलैबोरेटिव्स के कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब प्रॉब्लम्स ये है कि हर कोलैबोरेटिव्स में हर किसी का पार्ट होता है। गवर्नमेंट का भी पार्ट है, आपका फंडिंग का भी पार्ट है, फंडर्स का भी पार्ट है, आपका एनजीओ का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। अब उन लोगों की डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, लेकिन उनका गोल एक ही है, उनको एक ही चीज अचीव करनी है। जरूर उनके पाथ डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें उन पाथ को कैसे एक सिंगुलर पाथ में लेके आना है, जिससे सब लोग एक गोल की हम लोग एक गोल को हम लोग अचीव करें। तो मतलब हम लोग जो मेजोरिटी ऑफ द कोलैबोरेटिव जो हैं इंडिया के अंदर इन अराउंड 2020 में, 2020 की बात करें हम लोग 2020 की, तो वो कमिंग टुगेदर में काम कर रहे थे। बट देर आर सर्टेन एनजीओज इन इंडिया जो कि वर्किंग टुगेदर में, कमिंग टुगेदर मतलब अभी वो लोग इसी पे लगे हुए हैं कि हम लोग कैसे साथ में आए। लेकिन कुछ कोलैबोरेटिव्स हैं, अराउंड 10% ऑफ द कोलैबोरेटिव्स इन इंडिया, जो अभी भी जो अब वर्किंग टुगेदर कर रहे हैं, मतलब वो कमिंग टुगेदर तो हो चुके हैं, साथ में आ तो चुके हैं, अब वो साथ में काम कर रहे हैं। ये चीज बताई गई। ओके, देन फिर आगे ऑथर ने यही बोला कि एमआरसी का जो काम है, एमआरसी को लेकर उन्होंने फिर आगे डिस्कस कर दिया कि एमआरसी का जो काम है उनका यही है कि माइग्रेंट वर्कर्स को मिनिमम वेजेस प्रोवाइड हो, फीमेल वर्कर्स को जो एक्सप्लॉयटेशन हो वो एंड हो जाए, ठीक है। फिर लास्ट में ऑथर ने यही बोला है, ऑथर का सिंपल सा यही कहना है कि जब भी हम बात करते हैं सोशल इंपैक्ट डालने की, तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सोशल इंपैक्ट नहीं डाल सकता। हाँ, अगर एनजीओ की फंडिंग हम लोग कम्युनिटी बेस्ड और ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन को ड्रॉप कर दें, तो जो स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हम लोग अगर कोलैबोरेट करें तो ज्यादा इंपैक्ट और ज्यादा स्ट्रेटेजिकल और ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग दे पाएंगे, उनका ये कहना है। तो कोलैबोरेटिव्स करनी है, लेकिन किसके साथ, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और स्टेट गवर्नमेंट से, कि हम लोग लोअर लेवल पे भी जो है आपका फंडिंग और सोशल इंपैक्ट डाल सके। सॉरी गाइस फॉर दिस फ्लॉ, just wait for a minute. Just wait for guys, just wait for a minute, to just wait for 2 minutes. Moving further towards the next editorial, and that's about the amendment that are unnecessary. अब देखो इसमें है क्या, ऑथर ने यहां पर सबसे पहले तो ये बोला, यहां पर एडिटोरियल लिखा है क्यों, तो ऑथर ने एडिटोरियल इसी वजह से लिखा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इनविटेशन भेजा है टू दी पब्लिक कि आप हमें 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 बेसिकली कमेंट्स प्रोवाइड करो जो हमने अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं इन दी रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ डेथ डेथ एक्ट 1969 के अंदर। ओके, उन्होंने ये चीज बोली है कि जो हमने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं डेथ एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, उसके अंदर आप हमें कमेंट्स प्रोवाइड करो, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने जो पहले ही बोल दिया था कि हमें पब्लिक के कमेंट्स की जरूरत है अगर हमें कोई अमेंडमेंट लेके आना है तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि है क्या ये अमेंडमेंट, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिंपल सा काम है कि हमें एक डेटाबेस को मेंटेन करना है जिससे हम लोग बर्थ एंड जो डेथ्स हैं वो रजिस्टर कर पाए एट द नेशनल लेवल। क्योंकि अगर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स और बर्थ और डेथ्स की बात करें
तो इट्स मैंडेटरी अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस 1969 एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ कराना पड़ेगा इंडिया के अंदर जहां भी बर्थ हो रहा है और जहां भी डेथ हो रही है, मतलब प्लेस ऑफ अकरेंस आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। और ये अमेंडमेंट इसी वजह से लाया गया कि हम इस रजिस्ट्रेशन को पीपल फ्रेंडली बना सकें, इस एक्ट को पीपल फ्रेंडली बना सकें, और गवर्नमेंट भी इस डेटा का यूज करते हुए कुछ पॉलिसी फ्रेम कर सके। ठीक है। अब प्रपोज अमेंडमेंट है क्या? पहला अमेंडमेंट जो बोला, पहला अमेंडमेंट उनका ये है कि चीफ रजिस्ट्रार होना चाहिए हर स्टेट के अंदर, जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्टेट। ठीक है, चीफ रजिस्ट्रार जो कि यूनिफाइड डेटा मेंटेन करेगा, उसके पास एग्रीगेटिव अथॉरिटी होगी और हर स्टेट के अंदर वो ये एक्ट इंप्लीमेंट करने वाला है। ये चीज सिंपल सी बात अमेंडमेंट में लिखी हुई है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि प्रेजेंट में ऐसा क्या है? तो प्रेजेंट में हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स होती हैं वो लोकल रजिस्ट्रार करता है, जो कि स्टेट्स अपॉइंट करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब चीफ रजिस्ट्रार अपॉइंट होगा जो कि आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा, वही एक्ट को इंप्लीमेंट करेगा पूरे एक स्टेट के अंदर एंड डेटा को यूनिफाइड करेगा। देन स्पेशल सब रजिस्ट्रार्स भी बनाए जाएंगे। अब स्पेशल सब रजिस्ट्रार्स बनाने का मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि अगर कोई डिजास्टर हो जाता है और डिजास्टर में बहुत लोगों की जान जाती है तो उनको भी पावर देना, सब रजिस्ट्रार की पावर होगी कि इन द केस ऑफ डिजास्टर, आप इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर आप जो है वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करिए डेथ का और एग्जैक्ट इशुएंस प्रोवाइड करिए, एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड करिए टू दी रजिस्ट्रार, चीफ रजिस्ट्रार इन दी स्टेट, और उनको वो है वो डेटा को यूनिफाइड कर देंगे जिससे ऑन दी स्टेट लेवल और सब जो सब रजिस्ट्रार्स होंगे, जितने भी सारे स्टेट्स के चीफ रजिस्ट्रार्स होंगे, सॉरी सब रजिस्ट्रार्स नहीं, सारे स्टेट के चीफ रजिस्ट्रार्स होंगे, चीफ रजिस्ट्रार्स अपने डेटा को मिलके भेजेंगे किसको? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अगर वो डेटा लिख के भेजेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो आपका यूनिफिकेशन हो जाएगा डेटा का अंडर द आरबीडी एक्ट, और उस पर जो है गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट या फिर उस डेटा का यूज कर सकती है किसी पर्पस के लिए। अब वो समझ में आ जाएगा आपको आगे चल के। अब ऑथर ने बताया कि भाई अननेसेसरी प्रोविजंस डाले गए। अब पहला अननेसेसरी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द ऑथर है क्या? उन्होंने बोला कि जब हम बर्थ और डेथ रजिस्ट्रार्स की बात करते हैं तो उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, चाइल्ड के पेरेंट्स की, चाइल्ड के डिसीज्ड की। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत क्या है? पहली बात उन्होंने ये अराइज किया कि अब हमें लिखने की जरूरत क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत क्या है? ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि डेमोग्राफिक स्टडीज के लिए यूज की जाती है, ये हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन उसके लिए अदर सोर्सेज भी तो हैं। उसके लिए आपके पास सेंसेस है, उसके लिए आप डेमोग्राफिक स्टडीज आप कर सकते हो उस डेटा के बेसिस पर। और अगर आपने इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी डेमोग्राफिक स्टडीज भी ले ली, कलेक्ट कर ली, तो देयर विल बी अ क्लैश ऑफ डेटाज इन दी देयर विल बी क्लैश ऑफ डेटाज फ्रॉम दी सेंसेस एंड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसमें दिक्कत होगी। देन फिर ऑथर ने बताया कि एक और जो अननेसेसरी प्रोविजन लगता है वो ये लगता है कि अब बर्थ के समय, ऑथर ने ये बोला कि बर्थ के समय आपको आधार नंबर देना होगा, मतलब मदर का आधार नंबर या फादर का आधार नंबर आपको लिंक कराना होगा इंफॉर्मेशन से। लेकिन ऑथर ने बोला कि आधार नंबर को, आधार कार्ड को लिंक कराने की जरूरत क्या है फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा से? उनका पहला पॉइंट कि आधार नंबर को बेसिकली लिंक कराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आफ्टर गिविंग बर्थ तो उस चाइल्ड का भी तो आधार कार्ड बनेगा, फिर उसका यूज क्या रहेगा? ठीक है, तो ऑथर ने सिंपल सी बात बोली कि हम लोग कोई पॉपुलेशन डेटाबेस कैल्क वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई पॉपुलेशन डेटाबेस, हम लोग डेटाबेस यूनिफाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि डेथ और बर्थ में कितना डिफरेंस है, मतलब कितने बर्थ होते हैं इन कंपैरिजन टू कितनी डेथ होती हैं, हमें वो डेटा कलेक्ट करना है। और उस डेटा के बेस पे हम लोग बहुत सारी चीजें करेंगे। अब जैसे कि हो गया कि भाई डेथ रेट को कैसे डिक्रीज करना है, हम लोग उस पर काम करेंगे। तो हमें आधार नंबर की लिंकिंग की बात समझ में नहीं आई, क्या बात है, आधार कार्ड को क्यों लिंक करवा रहे हो? फिर आगे ऑथर ने बताया कि हाँ, हमें कुछ चीजें देखने की जरूरत है। हाँ, एक चीज ऑथर ने एक और प्रॉब्लम बताई, एंड द प्रॉब्लम इज अबाउट, उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि हमें आप ये बताओ कि आप आधार कार्ड को बोल रहे हो कि आधार कार्ड को आप कंपलसरी बना दोगे, ठीक है, और आधार कार्ड को कंपलसरी बनाने से जो डेटा कलेक्ट होगा
रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेटा एक्ट के अंदर वो डेटा यूज किया जाएगा फॉर द अपडेशन ऑफ पॉपुलेशन रजिस्टर, आधार डेटाबेस, पॉपुलेशन डेटाबेस, इन सबको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। किस बेस पे करेंगे? जो हमने डेटा कलेक्ट किया अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। लेकिन ऑथर ने बोला कि अगर आप इस डेटा का यूज करोगे और इस डेटा के बेसिस पर अदर डेटास को आप अपडेट करते हो, तो आपको बहुत सारे एक्ट्स के अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे कि पासपोर्ट। तो अगर आप अभी इंडिया में अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो एक 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 सर्टिफिकेट लगने की जरूरत होती है, दैट इज बर्थ सर्टिफिकेट। वो आपको देनी पड़ती है ना। लेकिन ऑलरेडी आपसे अगर रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाए तो फिर वो आपको उस एक्ट के अंदर, पासपोर्ट रूल्स एक्ट के अंदर प्रोविजन चेंज करने पड़ेंगे। अब ऑथर ने कुछ चीज बोली है कि हाँ, इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाने की जरूरत थी। पहली बात तो ये थी कि हमें कंप्यूटराइज करना है, क्योंकि इंडिया में अभी जो डेटा कलेक्ट होता है अंडर दिस एक्ट, वो अभी हैंड रिटन होता है, रजिस्टर्स के अंदर होता है, जो कि खो सकता है। तो हमें उस डेटा को कंप्यूटराइज करना है, पहला। दूसरा, उन्होंने बोला कि 2012 में पार्लियामेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूड करा दो, तो जिससे मैरिज रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगी वो कंपलसरी हो जाएगी, है ना। तो लेकिन वो चीज अभी इसमें इंक्लूड नहीं कराई गई। तो दो चीजें अमेंडमेंट लाने की जरूरत थी। पहला, कंप्यूटराइजेशन करना पूरा डेटा का, और दूसरा मैरिज रजिस्ट्रेशन को इंक्लूड करना, जो कि नहीं किया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द BIT2 रिव्यू। देखो, यहां पर ऑथर ने बोला कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई, एंड कमेटी का काम यही था कि इंडिया एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की रिपोर्ट निकालना। और उस कमेटी ने रिपोर्ट निकाली ऑन दी 3 कंपोनेंट्स। उन्होंने 3 कंपोनेंट्स लिए, 3 एलिमेंट्स थे, और 3 एलिमेंट्स पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है और रिकमेंडेशन भी दिए। तो पहला एलिमेंट जो उन्होंने लिया वो ये लिया कि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया को बहुत सारे लोग, मतलब इंडिया इज ऑन दी टॉप 10 नेशन जहां पर इंडिया एज अ स्टेट को इन्वेस्टर्स सू करते हैं फॉर द ब्रीच ऑफ BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। मतलब इंडिया देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर BITs के लिए अच्छा फेवरेबल नेशन नहीं माना जाता। ये एलिमेंट लिया क्योंकि इंडिया में बहुत सारे आपके इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट्स होते हैं। सेकंड जो एलिमेंट लिया कमेटी ने, वो इस बेस पे लिया कि हम लोगों ने जो ट्रीटी प्रैक्टिस है वो प्रीवियस ट्रीटी प्रैक्टिस से हम लोग डिपार्चर कर गए। हम लोग मतलब एक नया मॉडल हमने BIT का अडॉप्ट किया है इन द ईयर 2011-16, तो हमने डिपार्चर किया उस चीज से। थर्ड जो एलिमेंट लिया कमेटी ने वो इस बेस पे लिया कि न्यू इन्वेस्टमेंट डील्स जो होती हैं उनका प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग, है ना, ऑन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन द लाइन ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स कंट्रीज लाइक आपका UK, ऑस्ट्रेलिया, उस लाइन पे हम लोग अब प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन चलेगा। और इन्हीं 3 एलिमेंट्स के बेसिस पर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। सबसे पहले जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी वो ये दी कि इंडिया जो है बहुत कम इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो है साइन करता है, और आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ मॉडल BIT इंडिया ने बहुत कम BIT साइन करी है। और अब अगर इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट डलवाना है, एडवर्सली इंपैक्ट डलवाना है, तो इंडिया को बहुत सारी BITs जो है वो साइन करनी होंगी, बहुत सारी BITs जो कि अभी इंडिया नहीं करता। सेकंड जो ऑथर ने बताया वो ये बताया कि अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया को BIT को और प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम और BIT साइन नहीं करेंगे हम लोग FDI अट्रैक्ट नहीं करवा सकते। तो हमें बहुत ज्यादा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कराने की जरूरत है। ओके। थर्ड जो है कमिटी ने यह बताया कि कमिटी ने रिकमेंड किया कि अभी हम मॉडल BIT की बात करें तो मॉडल BIT जो है करंट का, वो देखा जाए तो वो स्टेट को फेवर करता है ना कि इन्वेस्टर्स को, है ना। तो हमें एक देखा जाए तो मॉडल BIT जो बायस्ड है स्टेट की तरफ, क्योंकि आप कंट्री इंडिया जो है वो अपना इंटरेस्ट देख रही है ना कि किसी दूसरे नेशन का। तो मॉडल जो BIT है उसमें हमें 2 चेंजेस लाने पड़ेंगे। पहला, हमें उसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स को भी अनफेवरेबल ना हो। अगर इन्वेस्टर्स के लिए वो अनफेवरेबल होगा तो फिर वो अदर नेशन की तरफ पार्टनरशिप कर लेंगे, जैसे कि EU हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, आपका UK हो गया, USA हो गया। फोर्थ जो कमेटी की रिकमेंडेशन है वो ये है कि हमें इंडिया में ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहिए जिनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज
आपका इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन हो, लेकिन इंडिया में ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं नहीं। तो उसके लिए हमें यूनिवर्सिटीज में ऐसे रिसर्च और प्रोग्राम्स लगाने की जरूरत है, टीचिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए। फोर्थ रिकमेंडेशन ये बोली गई। फिर लास्ट में ने यही बोला मिस्ड अपॉर्चुनिटी। उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के जो क्लेम्स ज्यादा क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द पुअर गवर्नेंस। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ एप्लीकेबल करा देते, जैसे वोडाफोन और कारण वाले केस में हुआ था, है ना। हम लोग एग्रीमेंट को नलिफाई कर देते हैं, जैसे कि देवास, आपका देवास हमने वाली कल न्यूज पढ़ी थी ना, जो अंतरिक्ष से उनकी ट्रीटी हुई थी, उसमें देवास को लॉस हुआ। तो जिस वजह से इंडिया का एफडीआई बल्कि कम होता है। तो उसके लिए कमेटी को एम्फेसिस डालना चाहिए किस चीज पर, ग्रेटर आपकी रेगुलेटरी कोहेरेंस पर, पॉलिसी स्टेबिलिटी पर एंड रोबस्ट गवर्नेंस पर, जिससे हम लोग इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट क्लेम जो है वो अवॉइड कर सके। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल यूज, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टाइम मांगा है टू द कमिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कि अभी हमें 3 महीने का और टाइम चाहिए सीए रूल्स को इंप्लीमेंट कर, सीए रूल्स को आपको बताने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक सीए रूल्स फ्रेम नहीं होंगे तब तक ये सीए एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और अकॉर्डिंग टू दी मैनुअल ऑफ पार्लियामेंट्री वर्क, जो लोकसभा की कमेटी है और राज्यसभा की कमेटी है, वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट को टाइम दे सकती है, 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है टू फ्रेम दी रूल्स अंडर द लॉस। Moving further, even with the rising of COVID-19 केसेस, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जलीकाटू को अलाउ कर दिया है। हाँ, उन्होंने ये बोला है कि हाँ, जो डबल वैक्सीनेटेड है और या कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट बताएंगे, तभी जाकर जो मास्टर्स एंड ट्रेनर्स ऑफ द बुल है एंड आपके जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको हम अलाउ करेंगे। और उन्होंने बोला है कि जो जलीकाटू फेस्टिवल में 50% कैपेसिटी फिलअप की जाएगी, नॉट 100%। मूविंग फर्दर, सो बहुत सारे कजाकिस्तान में इंडियंस रहते हैं, आपके टूरिस्ट गए थे, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कजाकिस्तान में। तो बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट इन कजाकिस्तान बहुत सारे विक्टिम्स, बहुत सारे इंडियंस की भी डेथ हुई है। और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कंडोल किया है कि कजाकिस्तान में जो अनरेस्ट हुआ और उस अनरेस्ट की वजह से जो विक्टिम्स की डेथ हुई है उनको कंडोल किया है। तो उन्होंने यही बोला है कि जो हम बहुत कंडोलेंस देते हैं टू दी फैमिलीज ऑफ द इनोसेंट विक्टिम्स जिनकी वायलेंस में उन्होंने अपनी लाइफ गंवा दी। और उन्होंने ये होप किया है कि कजाकिस्तान में बहुत जल्दी स्टेबलाइजेशन आ जाए। मूविंग फर्दर, सो फार्मर्स ने बैकआउट कर गए थे, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और एक मेन रीजन ये था कि सेंटर्स 3 फार्म लॉस को रिवोक करेगी और जो केसेस लगे थे, एफआईआर हुई थी फार्मर्स के ऊपर, उनको रोल बैक कर देगी, उनको वापस ले लेगी और फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट से हट जाएंगे। लेकिन अब जो लीडर्स हैं फार्मर्स यूनियन के, उनका ये कहना है कि सेंटर्स अपने शायद अपनी बात पे नहीं है। उन्होंने एमएसपी पैनल ही बनाया और एफआईआर जो रोल बैक करनी थी वो रोल बैक नहीं करी। तो उन्होंने अर्ज किया टू द गवर्नमेंट कि आप जल्दी जल्दी करिए। इंडिया में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो 12% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव रेट का मतलब कि अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें से कितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो अराउंड इंडिया में भी 12% पॉजिटिविटी रेट है। तो कोविड-19 जो है बहुत ज्यादा बेसिकली इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप डेली वॉच रखो कोविड-19 सिचुएशन पे, क्योंकि कभी भी सिचुएशन वर्स हो सकती है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पेज में पढ़ लिया था कि सिचुएशन कितनी वर्स है। मूविंग फर्दर, सो आईसीएमआर ने सिंपल सी बात बोली है, आईसीएमआर ने रूल्स और रेगुलेशंस बताए हैं कि किन किन लोगों की टेस्टिंग करनी है। उन्होंने बोला कि हर किसी की टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उन्हीं पर्सन की टेस्टिंग करो जो पर्सन कोविड-19 पॉजिटिव निकला है और वो पॉजिटिव पर्सन किन किन लोगों के कांटेक्ट में आया है, और द पर्सन अबव द एज ऑफ 60 एंड पर्सन जिनको कोमोबिलिटीज है उनको आप टेस्टिंग करिए, क्योंकि वो केसेस हाई रिस्क पे होते हैं। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है टू दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड टू द यूपी गवर्नमेंट कि आप सेक्स वर्कर्स को राशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो आन सान सू की जो कि डेमोक्रेटिक लीडर है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर इन द कंट्री ऑफ म्यांमार एंड नोबेल पीस प्राइज विनर आन सान सू की, उनको 4 साल की प्रिजन हो चुकी है, सजा सुना दी गई। क्योंकि म्यांमार में कू लगा हुआ है लास्ट ईयर से और उनके ऊपर 3 एलिगेशन लगाए गए, 3 केस के बेस पे उन पे 4 साल की प्रिजन सुनाई गई है।
तो पहला कि उन्होंने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने गलत तरीके से मतलब इलीगल तरीके से हैंड हेल्ड वॉकी टॉकीज और रेडियोज को यूज किया। दूसरा उन पे लगाया कि उन्होंने सिग्नल जैम किया है, तो जिसपे उनको 2 साल की सजा हो गई। फिर एक और उन्होंने बताया कि उन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको ब्रीच किया है। उस बेसिस पर भी 2 साल की सजा हो गई। तो टोटल 4 इयर्स की इंप्रिजनमेंट सान सान सुकी को मिलेगी। सो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी आपके श्रीलंका में है, और कल हमने पढ़ा भी था कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने अर्ज किया है टू दी चाइना के जो रिस्ट्रक्चरिंग कर दो हमारे डेट का। तो अराउंड $10 बिलियन, $5 बिलियन का बेसिकली उन्होंने डेट ले रखा है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टू दी चाइना, जो कि 10% है श्रीलंका के टोटल डेट का। तो शायद चाइनीज गवर्नमेंट मान गई है, इसी के चलते चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि चाइना श्रीलंका के टाइज में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात, उन्होंने इंडिया को टारगेट किया है कि इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा इंडिया और चाइना के टाइज में। मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। आपका सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, एंड हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। एंड वन मोर थिंग कि आपको एनालिसिस जो है अब आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बिफोर 11 या 11 पे आपको मिल जाएगा।